हेलो दोस्तों, कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये यूनिट 3 है, मतलब इकाई नंबर 3 है कक्षा 12 का। मैंने शुरू में दो इकाई के हैं उनका चैप्टर को नहीं पढ़ा है, ये बीच से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि आपको समझ में आएगा ही, क्योंकि बीच का टॉपिक है लेकिन एकदम नया है तो समझ में ही आएगा। इसे भी शुरू का अगर हम स्टार्ट करते तो जब कुछ जानते ही नहीं तो स्टार्ट क्या करेंगे। मतलब कि कुछ जानते ही नहीं है तो चाहे जहाँ से स्टार्ट कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये भी आपको समझ में आएगा। कुछ कुछ जो कंडीशन टर्म यूज किए जाएंगे वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, उसे आप याद कर लीजिएगा, लेकिन ये भी समझ आएगा। तो चलिए हम कक्षा 12 की स्टार्ट करते हैं। क्या? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, चुंबक का जो प्रभाव होता है हमारे करंट से कैसे होता है चुंबक का प्रभाव, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में देखो, एक हमारे साइंटिस्ट है ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड का परीक्षण। देखो ऑर्स्टेड ने उन्होंने कई सारे हजारों लाखों परीक्षण किए होंगे, तब उनको उन्होंने देखा। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने धारावाही मतलब कि एक चालक तार लिया। ये वाला देख रहे हैं? ये वाला एक मतलब कि वायर लिया, मतलब एक तार लिया। अब इस तार में उन्होंने देखा कि जब कंपास की सुई आपको भी पता है कि ये डायरेक्शन को देखने में मतलब कि उत्तर और दक्षिण साइड को देखने में, चुंबक को देखने में पता लगाने के लिए एक हमारा कैंपस आता है, नीडल, जो इस तरह से विक्षेपित करता रहता है। उन्होंने देखा जब इस वाले तार में करंट नहीं प्रवाहित हो रहा था, फ्लो नहीं कर रहा था, तो उसमें कोई विक्षेपण नहीं हो रहा था। उस कैंपस मतलब वो गोला सा ऐसा था, कैंपस ऐसे का ही ऐसे रह गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा था उसपे। लेकिन जब इस तार में उन्होंने देखा, जब ये इसमें करंट फ्लो कराया गया, जब इसमें धारा प्रवाहित हुआ, तो जो कैंपस की सुई को जब जैसे हम पास में ले गए, करंट फ्लो करता रहा था, वो नीडल जो उसका था इसे झुकता गया। तो उन्होंने देखा कि जब इस तार में धारा नहीं बह रहा था, तब तो इसमें नीडल कुछ नहीं कर रहा था, कैंपस की सुई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे इसमें करंट को फ्लो कराया, तो उन्होंने देखा कि इसका जो हमारा कि नीडल है कैंपस का, उस इस तरह से विक्षेपित हो गया। इन्होंने ही देखा। तो यही मैंने लिखा है कि इस परीक्षण के अनुसार उन्होंने देखा कि जब धारावाही चालक था, धारावाही मैंने ऐसा चालक था जिसमें धारा प्रवाहित किया जा सके, के पास कैंपस को सुई ले जाया गया ले गए, तो उसमें से एक विक्षेपण उत्पन्न होता है। इस सुई में एक विक्षेपण उत्पन्न होता है जब इस चाल मतलब धारावाही चालक जिसमें करंट फ्लो हो रहा था तब। अब उन्होंने मतलब परीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि कई कई सारी चीजें उन्होंने पाया, देखा कि जब धारा की दिशा बदल जाती है। अच्छा, एक बात और, ऑर्स्टेड ने ये भी देखा था, एक बार ये जो हमारे सुई होते हैं कैंपस का, जहां से धारा निकलता है इसकी सुई की डायरेक्शन भी उसी तरह हो, उसी की दिशा में होता है। देखो यहाँ से निकल रहा था तो इसका डायरेक्शन इसी की तरफ था। तो ये इन्होंने देखा था। इसमें बता देते हैं जब धारा की दिशा बदल दी जाती है तो सुई की दिशा भी बदल जाती है। अच्छा, पहले तो ये कैंपस का सुई ऐसे था, लेकिन अब क्या किया, ये धारा को ऊपर न जाने के बजाय नीचे भेज दिया। तो जो कैंपस की सुई थी वो ऊपर से आ रही थी, तो ये कुछ इस तरह से विक्षेपित हो गया। ठीक है, तो उसमें बताया गया था धारा जब ऊपर बह रहा था, देखो इधर से निकल रहा था तो सुई की दिशा इधर था। जब इसी मतलब ऑर्स्टेड ने देखा जब इनके डायरेक्शन को बदल दिया जाए, करंट को अब ऊपर से भेजा जाए, तो ये इसकी डायरेक्शन इधर हो गया, मतलब इधर से आ रहा था उस तरफ विक्षेपित हो गया था। धारा की दिशा बदलने से भी सुई का भी विक्षेपण भी क्या हो गया, बदल गया। दूसरा क्या, जैसे जैसे कैंपस के को तार के पास लाया जाता है तो सुई में विक्षेपण भी बढ़ने लगता है, या फिर विक्षेपण धारा के बढ़ने से बढ़ता है। अच्छा, सही बात है। अगर हम बहुत ज्यादा करंट का अमाउंट को बढ़ाएंगे तो इसमें विक्षेपण भी बहुत ऐसे जल्दी जल्दी होने लगेगा। ये बताओ, और कैंपस को दूर दूर रखेंगे तो इसके इफेक्ट थोड़ा कम पड़ेगा। देखो, कंपास की सुई केवल चुंबक को ही बताता है, तो इस तार में करंट के फ्लो होने से एक मैग्नेटिक इफेक्ट बनता गया, फील्ड बनता गया, इसीलिए तो ये कंपास की सुई ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगा था। तो अब जब पास लाएंगे तो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, दूर रखेंगे थोड़ा कम इफेक्ट रहेगा इस तार के पास। अगर उतना ही इफेक्ट होता तो जब अगर ये जो दूर तार है तो हमें खींच लेता ऐसे। तो इन्होंने बस ये इस तरह से परीक्षण किया था, इनके बारे में बताया था। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इस ऑर्स्टेड ने देखा, कई सारे परीक्षण करने के बाद देखा था कि जब किसी भी एक ऐसा तार है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, जब कैंपस की सुई को उसके पास ले गए तो उसके ऊपर विक्षेपण हो गया था, मतलब विक्षेपण हो रहा था। फिर उन्होंने देखा कि विक्षेपण में क्या क्या हो रहा था। जब कैंपस ओ धारा के जब हम डायरेक्शन को बदलते हैं तो हमारा क्या होता है, उसके नीडल भी क्या उसकी विपरीत दिशा में हो जाती है पहले की अपेक्षा में। और दूसरा ये देखा था जब अगर करंट को ज्यादा बढ़ाएंगे तो विक्षेपण भी बहुत तेजी से होगा,
जितना भी होगा। और अगर हम उसे क्या करें कि उसको पास ले, इस कैंपस को, सुई को पास लेकर, इस कंपास को ही पास ले, कैंपस कैंपस कह रहे हैं, कंपास होगा, सॉरी, इस कंपास को अगर हम इसे पास लेकर आएंगे, तैसे तैसे क्या होगा, विक्षेपण और ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट ज्यादा दूर था। तो पूरा ओवरऑल ऑर्स्टेड का परीक्षण ये था कि किसी भी धारावाही चालक तार में अगर करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके बारे में उन्होंने हमें बताया था। अब चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं बायो सेवर्ट का नियम। उन्होंने भी कुछ इनके बारे में पूरा एक थ्योरी दिया था, जिसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बायो सेवर्ट का नियम देखने से पहले हम थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। मतलब किसी भी चुंबक का क्षेत्र कहाँ तक और किसे कहते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, दूसरी बात आपने देखा अभी अभी हमें ऑर्स्टेड ने बताया कि अगर ये यहाँ पे हमारा धारा फ्लो होगा, आपको बताया धारा कब फ्लो होगा, करंट कब फ्लो होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन पास करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन धारा बाहर तो कंफर्म था क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ही बनेगा, उसका इफेक्ट हमने ऑर्स्टेड में देख लिया। तो इसी में लिखा है कि धारा के कारण या किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव हो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी से। यह सदिश राशि होता है। सदिश राशि क्या है, जिसके पास दिशा परिमाण हो, दिशा भी होगा, इसके पास परिमाण तो होगा ही होगा, कुछ कितना है, तथा इसका मात्रा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, ये तीनों मात्रक हो सकते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या कहते हैं, अगर ये तार है, इसमें धारा बह रहा है, तो इस तार की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऑर्स्टेड के परीक्षण के अनुसार होगा। अब इस तार के या फिर ये चुंबकीय होगा, अब हम कोई भी दूसरा चुंबक लाएंगे, यहां तक लेकर आए, इसे नहीं खींचा या फिर रिपेल नहीं किया, यहां जैसे जाए तो ये चिपक जाता है। तो हमें समझ में आता है कि इसके इस रेंज में पूरे इस गोले तक चाहे जहां भी चुंबक लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसका घर है कि यहाँ तक आओगे इसे खींच लेगा। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। मैंने बताया कि ये चुंबकीय क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव जहां तक होगा, फिर से धारा के कारण, धारा बहेगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, या फिर चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र कि जहां तक इसका प्रभाव होगा। देखो यहाँ तक क्या, मैंने इसे इस मार्कर को लेकर आया, ये नहीं, इसे अभी नहीं खींचा, नहीं दूर भेजा, फिर मैंने और लेकर आया, अभी नहीं, जैसे ही मैं यहाँ इतने पे लाया तो ये तुरंत चिपक जाता है। इसका मतलब इसके चारों तरफ इतना क्षेत्र, इसका क्या होगा, रेंज होगा, तो यहाँ तक चुंबक का प्रभाव, इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। और डायरेक्शन भी पता चल रहा है कि इसके यहाँ पर इसके दाएं बाएं मतलब चारों तरफ होगा, डायरेक्शन तो पता ही चलेगा, तो हम देख लेंगे किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। ये हमारा हो गया, बी से प्रदर्शित करते हैं सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होगा। याद रखना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला, ये तीनों के तीनों आपस में बराबर होंगे। अब हम थोड़ा बायो सेवर्ट के नियम को जान लेते हैं। हालांकि ये जो हमारा आया है मात्रक यूनिट निकल कर आया, वो बायो सेवर्ट के नियम से ही आया, उन्होंने इसके थ्योरी के बारे में ही बताया था। चलिए अब हम देख लेते हैं उनके थ्योरी को। अब देखिए हमें बायो सेवर्ट ने क्या बताया था। बायो सेवर्ट ये दो साइंटिस्ट थे, बायो सेवर्ट, इन्होंने बताया था, इन्होंने कैलकुलेशन करके और ये चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन के बारे में बताया था कि क्या दिशा होगी और कितना होगा। इन्होंने बताया कि धारावाही अवयव मतलब धारावाही अवयव की लंबाई लिखना चाहिए था, डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब उसकी डेंसिटी कितनी होगी, कितना वहां तक तेज होगा, वो हमको बताया गया। इन्होंने देखा, इन्होंने मतलब कि तार लिया था। अब आपको पता है कि इतना बड़ा तार होगा, तो हर अगर इसे मैं एक छोटा से लूं, जैसे एक छोटे से चुंबक हो गया मतलब इतना सा बड़ा, अब उसके किसी भी रेंज में आप कोई भी चुंबक लेकर जाओगे तो उसे तो आकर्षित करेगा तो प्रतिकर्षित कर देगा, चारों बगल है। अब हमें पता है कि इतना बड़ा चुंबक है, इसका ये जो छोटा सा पार्ट है, अगर मैं इस चुंबक को अगर मैं छोटा सा एक चुंबक लाऊं, ये वाला छोटा भी इसे खींच रहा होगा, इतना बड़ा लंबाई भी इस वाले चुंबक को खींच रहा होगा। मेरे कहने का मतलब है अगर ये छोटा सा चुंबक होगा तो इसके चारों तरफ इतना बड़ा इसकी डेंसिटी होगा, कहीं पर भी रखोगे खींच लेगा। लेकिन अगर ये इतना बड़ा सा अगर हम चुंबक लेकर आए, अगर इस छोटे को देखो तो ये वाला भी इसे खींचेगा अपनी तरफ, ये वाला इतना भी पार्ट एकदम छोटा सा अपनी तरफ खींचेगा, ये भी छोटा पार्ट अपनी तरफ से खींचेगा। इसका मतलब
जिस वाला भाग जिस तरफ ज्यादा हो वो वाला इसे खींच लेगा, तो उसी के ये क्या बताएगा, तीव्रता को बताएगा। तो बायो सेवर्ट ने ये बताया कि हम पूरे तार की लंबाई के लिए नहीं बता रहे हैं, उसे आप इंटीग्रेशन कर देंगे। ट्वेल्थ में मैथ का चैप्टर है कि इंटीग्रेशन कर दो, क्यों? इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन कर दो, कि सबको अपने में समा लो, छोटा से लेके बड़े को भाग को अपने अंदर ले लो, समाकलन करना पड़ेगा। इन्होंने बताया था कि एक तार का हम छोटा सा वेव छोटी सी लंबाई से लेंगे, उस लंबाई में जो भी करंट फ्लो होगा उसको तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि करंट तो ये पूरे तार में वही सेम बहेगा। अब किसी भी उस तार के चारों तरफ किसी भी एक पॉइंट हमने पी पर उसकी तीव्रता निकालने के बारे में गणना किया है, बायो सेवर्ट ने बताया। उन्होंने ये बताया था इसी में, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, अगर हम इस तार से जितना करंट फ्लो कराएंगे, जितना भी करंट ज्यादा फ्लो कराएंगे, उतना ही तेज हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। तो उन्होंने बता दिया कि इसके कि जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी ये डीबी, डीबी का मतलब होता है कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी, देखो डीएल भी हमने वेक्टर क्वांटिटी ले ली है, लंबाई हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब विस्थापन, तो हमने उसको ले लिया, दूरी हमारा आदेश होता है। तो इस छोटे से लंबाई को हमने क्या ले लिया, डीएल। इस छोटे से कारण, इस छोटे से लंबाई के कारण हम इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा आई के, जितना ज्यादा धारा बढ़ाएंगे इस तार में उतनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, बायोसेट। दूसरी बात उन्होंने कहा, ये जो हमारी लंबाई है, जितना ज्यादा हम लंबाई को लेंगे, जितना ज्यादा हम लंबाई को लेंगे, अगर इस पूरे को लेंगे तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा होगी। ये जब छोटे के कारण ये खींचा जा रहा है, तो ये बड़ा वाला तो तुरंत खींच लेगा। तो उन्होंने बताया कि यह डीबी जो हो गया, ये लंबाई के भी क्या है, प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती। दूसरा इन्होंने बताया कि अगर इस तार से आप जितना दूर जाते जाएंगे उसके चुंबक का प्रभाव उतना कम होता जाएगा, तो यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कैसे भी कम होंगे, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते जाएगा, मतलब वर्ग उसका वर्ग करके गुना, उतना गुना घटेगा। इसका मतलब ये हो गया ना, बहुत तेजी से घटेगा। आप लेकर जाएंगे तो उसका जितना दूर लेकर जाएंगे उसके स्क्वायर का गुना घटेगा, उतने स्क्वायर गुना घटेगा। तो क्या हो जाएगा, ये उनके बीच की दूरी के क्या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया था कि इसके जाके, मतलब कि जाके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, जितना ज्यादा एंगल होता जाएगा, जितना ज्यादा मतलब उसके जाके, मतलब ये हमारा हो जाएगा प्रोपोर्शनल साइन थीटा के, मतलब ये साइन थीटा का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना क्या हो जाएगा, ये भी हमारा मान बढ़ेगा। वैसे आपको पता है 0 से लेकर 90 के बीच में जाने से साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर इसके ऐसे एकदम परपेंडिकुलर लाइन एकदम परफेक्ट खींचेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं तो थोड़ा सा इस रेंज, इस एलिमेंट की वजह से थोड़ा कम एंगल बनेगा, तो इसलिए बना क्योंकि ये वाला जो तार है दूर हो गया। लेकिन जब एकदम हम इस वाले पे एकदम यहाँ पे लेंगे, 90 डिग्री हो गया, जितना ये खींचेगा उतना ये भी खींचेगा बराबर, तो ज्यादा खींचा ना इसीलिए। तो बायोसेवर्ट ने पूरा एकदम बता दिया कि ये डीवी, इन्होंने प्रोपोर्शनल लगाया, जब समीकरण को सारे इक्वेशन को इक्वेट किया, तो आई डीएल, या हम डीएल के लिए लेते हैं, जितनी लंबाई बढ़ाओ डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल हटा तो हमारा डी बराबर आया म्यू नॉट, म्यू नॉट अभी हम बताते हैं म्यू नॉट क्या, म्यू नॉट 4 पाई। प्रोपोर्शनल हटा तो एक म्यू नॉट 4 पाई, एक कांस्टेंट मान आया, तो ये है हमारा आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमारा एक छोटे से एलिमेंट के कारण क्या होगा, याद रखना, इस पूरे तार की वजह से नहीं आया, एक छोटे से टुकड़े की वजह से इतना आया है। तो बाकी इनके बीच की दूरी थी, ये तो बढ़े आएंगे घटाएंगे वो हमारे ऊपर है, कम ही आएगा। साइन थीटा तो एंगल पे निर्भर करेगा, वो कोई बात नहीं इस पे, बस हमें इस पे क्या है कि डीएल की लेंथ को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये पूरे इसके साथ अभी हम आगे देखेंगे पूरे तार की वजह से भी कितना इफेक्ट होता है। तो बायोसेवर्ट ने बताया था कि एक धारावाही, मतलब कि लंबाई के अवयव की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसके बारे में बताया। तो हमने देख लिया कि डीवी पर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो, अब दूसरी बात, ये म्यू नॉट की अगर वैल्यू मैं देखूं तो म्यू नॉट की वैल्यू हमारा होता है इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये म्यू नॉट की वैल्यू होता है। और इसका मात्रक भी होता है, देखो मात्रक यहाँ से निकाल लेंगे, इसका हमारा न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, यहाँ पे न्यूटन एम्पियर मीटर होता है।
इसका तो हमें निकालना है। कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है। आई का एम्पियर हो गया, VL का मतलब मीटर हो गया, साइन थीटा कोई मात्रक नहीं, और मतलब कि ये त्रिज्या नहीं है, बीच की दूरी है, बीच की दूरी का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। एक यम से एक यम कैंसिल हुआ, इस यम से यम कैंसिल हो गया, तो हमारा इसका मात्रक ए बना दे तो क्या हो गया, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो गया ना। एक का गुणा यहाँ पे करवा देंगे। तो इसमें से हमें क्या क्या देखने को मिला कि डीबी चुंबकीय क्षेत्र का अगर हमें मैग्नीट्यूड परिमाण हमें पता है, ये सदिश राशि, इसके पास दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा। तो परिमाण निकालने के लिए धारा कितना रहा है, उसके छोटे से लंबाई कितना लिए, एंगल कितना लिए, और उसके कितने दूर पे उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आपने लिया है, उसका स्क्वायर करके परिमाण निकाल देंगे। ये हो गया। और हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते थे कांस्टेंट मान आता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये म्यू नॉट फिर, और चुंबकीय क्षेत्र का आपको मात्रक पता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला, या फिर न्यूटन एम्पियर मीटर। तो म्यू नॉट का हमने बना लिया कि ये 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होगा ये, एम्पियर स्क्वायर। ये आप बात बिल्कुल याद रखना। ये हमारे बायो सेवर्ट का भी नियम यहाँ तक हमने यहाँ तक देख लिया कि इसके बारे में क्या क्या था। आगे हम कई सारी चीजों को जानेंगे। फिर से आज हमने जो जो चीज पढ़ा है, पहला हमने देखा था कि ऑर्स्टेड का परीक्षण क्या था। उन्होंने देखा था कि एक धारावाही मतलब एक चालक तार लिया था जिसमें से करंट फ्लो हो रहा था। जब उस तार में, इस तार में करंट नहीं फ्लो हो रहा था, तो जो कंपास की सुई था वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, विक्षेपण नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे इसमें करंट फ्लो कराया गया, ऑर्स्टेड ने देखा तो उसके नीडल में, कंपास के नीडल में विक्षेपित होने लगा। और आपको भी पता है कंपास का जो सुई होता है केवल चुंबक के होने और न होने का मतलब डिफ्लेक्शन को बताता है। तो इसका मतलब है कि जब करंट फ्लो होता है तो चुंबक, उसमें चुंबक का गुण आ ही जाता है। उन्होंने ये देखा। उन्होंने इस परीक्षण में ये भी देखा, कई सारी चीजें देखा था। जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, जिस दिशा से निकलता है, देखो नीचे से ऊपर जा रहा था, तो जो उसकी सुई था उसके दिशा में था। लेकिन अब जब करंट को हमने ऊपर से फ्लो कराया था, तो ये उसकी जो सुई नीचे की तरफ था वो ऊपर हो गया। मतलब कि जब हम धारा के डायरेक्शन को बदलते हैं तो सुई का वे डायरेक्शन बदल जाता है। उन्होंने ये देखा। दूसरा उन्होंने देखा तो जो कंपास का नीडल था, जब हम कंपास को धारावाही चालक तार के पास जैसे जैसे लेकर आए, उसका डिफ्लेक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। हो सकता है क्योंकि उसके चुंबक का जो गुण होगा ज्यादा बढ़ने लगा होगा, ये भी देखा था। और जैसे जैसे दूर लेकर गए तो कम होने लगा। दूसरी, अगर ये यही कंपास की सुई को हमने यही रखा था, डिफ्लेक्ट हो ही रहा था, लेकिन इसमें हमने करंट के फ्लो को बहुत तेजी से बढ़ा दिया, मतलब करंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 2 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर को बढ़ा दिया, तब भी इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगा। तो ये ऑर्स्टेड का नियम था। ये फिर उसके बाद हमने बायो सेवर्ट का पहले मैग्नेटिक फील्ड भी देखा। हमने देखा किसी धारा के कारण या फिर चुंबक, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर किसी अन्य चुंबक को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, अब देखो यहां तक लेकर आए, यहाँ से आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हुआ, तो इस रेंज को, क्षेत्र को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। या फिर इस चुंबक का जहां तक चुंबकीय प्रभाव है, इस चुंबक के कारण जहां तक चुंबकीय प्रभाव है, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। इसे हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। यह सदिश राशि होता है, इसके पास दिशा परिमाण दोनों आएगा। मैंने परिमाण के बारे में बता दिया है, दिशा के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। और उसका, इसे बी से ये सदिश राशि, इसका मात्रक क्या बताया था, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तीसरा हमारा क्या था, टेस्ला था। इनके बारे में मैंने खत्म किया। फिर बायो सेवर्ट है, दो वैज्ञानिक है, बायो एक सेवर्ट आए, उन्होंने इसकी गणना के बारे में बताया, आखिर कितना हम इसकी तीव्रता कितना होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, इनके बारे में बताया, और किस दिशा में होता है। अब जाहिर सी बात है, इस तार में अगर फ्लो करेगा तो आप यहाँ देख लो, यहाँ 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 नीचे ऊपर कहीं पर भी देख लो, इसके चुंबक का क्षेत्र होगा ही होगा। उसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि हम पूरे तार की वजह से तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा एलिमेंट, एक टुकड़ा, यूनिट टाइप का, इस पूरे का एक छोटे से टुकड़ा काटे और उसके बारे में कहीं पर भी देख लिए। एक वेरिएबल मान के, आज हमने यहाँ से यहाँ तक आर माना था, कल इसको 5 मीटर रख लीजिए, आर की जगह पे 10 मीटर रख लीजिए, तो आपके ऊपर आएगा, जैसा आएगा वो बता ही देगा। तो उन्होंने बताया छोटे से एलिमेंट के कारण क्या होगा, तीव्रता, किसी अगर इसमें जब करंट फ्लो ज्यादा कराएंगे तो यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा होगा, इसमें करंट को कम करेंगे इफेक्ट कम हो गया, मतलब वो जो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है वो धारा पर डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती होगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। दूसरा,
इसकी लंबाई को हम ज्यादा बढ़ा दें तो करंट की मतलब फ्लो भी हो जाएगा। जो हम आयो छोटा सा लिए थे, बड़ा वाला लेंगे तो चुंबक क्षेत्र का भी प्रभाव तो बड़ा होगा ना, तो वो भी उसके अनुक्रमानुपाती हो गया। दूसरा, इसमें जो साइन थीटा था ज्यादा, साइन थीटा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा, और जितनी दूर पे लेकर जाते जाएंगे प्रभाव उसका उतना ही घटता जाएगा। उसके बीच की मतलब उनके विस्थापन का जो था बीच की दूरी था उसके स्क्वायर गुना घटेगा। तो इनके बारे में बता दें तो पूरा फार्मूला हमारा निकल कर आया था, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई, मतलब 4 पाई डी एल आई डी एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर। म्यू नॉट का तो वो परमेबिलिटी था, भी बताएंगे जैसा भी आएगा उसके बारे में थोड़ा सा हम आगे वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के बारे में पहले तो हम उसके डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। और म्यू नॉट का हमारा क्या मान आया था 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर था। अब चलिए हम डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। अब आपने क्लास 11th में वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा कुछ इस तरह से, अगर दो वेक्टर रहते थे, ए वेक्टर वेक्टर बी रहता था, उनके बीच का एंगल थीटा रहता था, और ये में ए क्रॉस बी, क्योंकि आपको पता है कि सदिश राशि है तो उसको हम क्रॉस करेंगे तभी आएगा, क्रॉस करने से डायरेक्शन, क्योंकि डॉट करने से तो वो तो हमारा क्या आता था, ऐसे हमारा डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा अदिश राशि आता था, क्रॉस करने से सदिश अदिश दोनों आता था, लेकिन यहाँ पे सदिश ही आएगा। क्या होता था, हम अपना राइट हैंड लेते थे, दाहिना हाथ अपना, दूसरे का नहीं, दाहिना हाथ लेते थे, जो वेक्टर पहले लिखा है तो हमने यहाँ पे पहले रखा, और जो वेक्टर बाद में लिखा उसके तरफ अपने उंगली को घुमाते हैं, तो हमने यहाँ पर रखा, इसकी उंगली को घुमाया, तो घुमाया, अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वही हमारा क्या होगा, उसके डायरेक्शन को बता रहे। एक बात और, अगर डायरेक्शन जब अंदर इस बोर्ड के अंदर दीवार को छेदता हुआ अंदर की तरफ जाएगा तो हम उसे क्रॉस से दिखाएंगे। क्रॉस से इसलिए देखो, जैसे ट्रेन जाती है तो लास्ट में उसके पीछे डब्बा के पीछे से क्रॉस लगा रहता है ना, क्योंकि वो अंदर की तरफ, मतलब वो हमसे दूर चली गई। अब ये अंदर की तरफ जाएगा तो क्रॉस से दिखाएंगे, अगर यहाँ से ये बाहर की तरफ निकलता रहेगा तो उसे हम क्या किससे दिखाएंगे, डॉट से। ये इसी के लिए नहीं, किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए हमारा ये तरीका होता है। अब इसमें देखिए ए से बी, इन दो मतलब डायरेक्शन क्या होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट लिए ए से बी पर गए, अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन होगा, तो बाहर की तरफ निकला मतलब डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या था, ये हमारा धारा था, ये हमारा छोटा सा डीएल था, और ये हमारा आर था। पॉइंट पी से तो मतलब है नहीं, क्योंकि हम कहीं पर भी निकाल सकते थे, उसमें था क्या, डीएल क्रॉस आई, यही वेक्टर। देखो उसी तरह दाएं हाथ का नियम जानने से पहले हम जानते हैं कि स्क्रू गेज का नियम। स्क्रू गेज में से वेक्टर ए वेक्टर बी था ना, हम क्या करते थे, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की तरफ स्क्रू को रखते थे, पहले के बाद दूसरे की तरफ घुमा देते हैं। हम यहाँ पे स्क्रू रखते हैं, अब दूसरे की तरफ घुमाएंगे तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, और दूसरी बात ये ऐसे करेंगे तब भी ये बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकले तो ये डॉट प्रोडक्ट था। अब दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि इसे निकालने का बड़ा आसान तरीका है, सिंपल सा। हम क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर मतलब डीएल के वेक्टर को, जिस दिशा में हमारा डीएल होगा मतलब जिस दिशा में करंट होगा तो दिशा में अपने अंगूठे को रखेंगे, डीएल जिस दिशा में होगा अंगूठे को रखेंगे, और आर की तरफ अपने उंगली को घुमा देंगे, जिस तरह उंगली का डायरेक्शन जिस दिशा में जाएगा वही हमारा होगा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। जैसे ये हमारा हो गया डीएल छोटो सा एलिमेंट, ये हमारा आर हो गया, ये सॉरी ये हमारा आई, हमारा आर हो गया। अब धारा की दिशा में अपने अंगूठे को रखेंगे, और आर की दिशा में क्या करेंगे, उंगली को घुमाएंगे, धारा उंगली को वैसे से घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा, अंदर की तरफ गया, मतलब इसमें इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, अंदर की तरफ है। इस वाले से भी निकाल सकते थे कि पहले इसको गेज घुमा दो, ऐसे लेने के बाद अब ऐसे से कसेंगे, इसको गेज के नियम से भी क्या करेंगे, इस पे रखने के बाद इस तरफ घुमाएंगे, इस तरफ तो अंदर की तरफ जाएगा। दूसरा देखो यहाँ तरफ धारा की दिशा में अंगूठे को रखो, और इसी के मतलब कि उंगली को इस तरफ से निकालो, हमने लिया अंगूठे को रखा, और जब बाहर निकाला ऐसे घुमाने के बाद ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। बाहर की तरफ निकलता हुआ डॉट, अंदर की तरफ जाएगा हमारा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने आपको अच्छे से समझा दिया है पहले, दाएं हाथ का नियम में क्या कहता है, जिस दिशा में धारा है उस दिशा में अपने अंगूठे को रखो, तथा जिस पॉइंट पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है उसकी दिशा मतलब अपनी उंगली को घुमाओ, उंगली जिस दिशा में जाएगा वही हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
तो मैंने क्या लिया था, ये पहले मैंने आर पॉइंट लिया था, धारक दिशा में अंगूठा कर रखा, आर के ऊपर कर्ल किया तो ये अंदर की तरफ जा रहा था, तो हमने यहाँ पे क्रॉस दिखा दिया। इस पॉइंट पे मुझे निकालना था, इस पॉइंट पी पे उसकी दिशा, तो मैंने धारक दिशा में अंगूठे को रखा, देखा तो ये बाहर की तरफ निकल रहा था इस पॉइंट से, तो हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पॉइंट में हो गया। तो इस तरह से होगा, याद रखना धारा की जो दिशा होगा उसी की दिशा में क्या रखना है, अंगूठा रखना है। तो आइए हम दो चार एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक दो तीन एग्जांपल दिया गया, तो राइट हैंड के नियम का उपयोग कर क्या करेंगे, जिस दिशा में हमारा धारा है उस दिशा में अंगूठे को रखो। देखो धारा की दिशा इसमें है तो हमने अंगूठे को रखा। अब जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना है उसकी तरफ उंगली को घुमाओ। मैंने ऐसे रखा अंगूठे को, और तो हमने जैसे नीचे लाया तो ये ऐसे ऐसे बाहर, अंगूठे को रखा फिर उंगली को घुमाया तो ये बाहर की तरफ निकल रहा है। बाहर की तरफ निकलने वाले का डायरेक्शन क्या होता है, पॉइंट में, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट में। दूसरा देखिए, धारक दिशा में अंगूठे को हमने रखा है ऐसे, बी पॉइंट पे हमें देखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हम इसे डी में, इसे हम डी बना देते हैं। डी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, अंगूठे को हमने रखा इसकी दिशा में, उंगली को घुमाया इस पॉइंट पे, घुमाया तो ये अंदर की तरफ जा रहा था, जब अंदर की तरफ जा रहा था तो ये हमारा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अंदर की तरफ जाने वाले को हम क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखना, बाहर की तरफ निकलेगा तो डॉट, अंदर की तरफ जाएगा क्रॉस। बता दें कि रेलगाड़ी जाती रहती है तो हमें क्रॉस दिखता है, तो अंदर की तरफ क्रॉस। अब देखिए इसमें लिखा है कि धारा बाहर की दिशा में है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जब पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया है तो मतलब ये बाहर की दिशा में निकल रहा है, कोई बात नहीं, हम बाहर की दिशा में अंगूठे को रख लेते हैं ऐसे। अब इस पॉइंट में हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल, तो अंगुली को इसी की दिशा में घुमाओ, तो हमने देखा इस दिशा में, जस्ट अंगूठे को हमने यहाँ पे बाहर रखा और इस दिशा में निकालना है, तो मतलब इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारा जस्ट क्या होगा, इसके लंबवत। याद रखना इसके लंबवत होगा, ये हमारा बाहर की दिशा में, हमने ऐसे देखा इस दिशा में बताना, तो ये हमारा जस्ट इसके लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। अगर इसी तरह से हम क्रॉस वाला देख लेते हैं, अगर ये क्रॉस है, अगर इस पॉइंट पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना है, इस पॉइंट पे धारा क्या हो गया अंदर, ये हम मान लेते हैं कि धारा की दिशा है, धारा की दिशा करंट, तो हमने करंट की दिशा में अंगूठा को रखा, इस पॉइंट पे बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो ये हमारा हो गया नीचे, जस्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या होगा अभी। अगर कुछ यही हमारा इस दिशा में होता है इस पॉइंट पे, तो ये होता हमारा जस्ट नीचे, तो ये हमारा क्या आता है, इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन। तो आप शायद अब निकाल लेंगे, चाहे स्क्रू गेज से निकालिए चाहे इससे। याद रखना जो हम डीएल की दिशा को लेंगे हमेशा धारा के डायरेक्शन में लेंगे, पहले से दूसरे की तरफ। स्क्रू गेज का नियम क्या है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमा दो, अंदर की तरफ जाएगा क्रॉस, बाहर की तरफ निकलेगा तो डॉट। दूसरा राइट हैंड थंब का रूल हम अपनाएंगे, क्या करेंगे, धारा की दिशा में अंगूठे को रखेंगे, और धारा की जो दिशा होगी वो इसके लेंथ की दिशा के अंगूठे को रखेंगे, और जिस पॉइंट पे बताना है, जिस बिंदु पे बताना है उस दिशा में अंगुली को घुमा देंगे, और उस बिंदु के जस्ट लंबवत हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगे। तो चलिए अब आज के लिए इतने ही, बाकी और भी जो होगा टॉपिक हम उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।